साल 2017 में स्पेस में एक बेहद अजीब चीज दिखी जिसका नाम रखा गया ओumuamua। ये अब तक का पहला ऐसा ऑब्जेक्ट था जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया था और फिर यहां से निकल गया। अब बात यह है कि 4 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं। ओumuamua तो बहुत दूर निकल चुका है, लेकिन उसने हमें इतने सारे सवालों में डाल दिया है कि उनको हल करने का एक ही तरीका है, इसके पीछे जाना। ओumuamua एक हवाईयन वर्ड है जिसका मतलब होता है पहली बार आने वाला दूर का विजिटर, और ये नाम इस ऑब्जेक्ट पर एकदम फिट बैठता है क्योंकि ये इंसानियत द्वारा देखी गई पहली ऐसी चीज थी जो सच में किसी और स्टार सिस्टम से आई थी। जैसे ही इसकी डिस्कवरी हुई, दुनिया भर के टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेटरीज ने इसकी तरफ ध्यान लगाना शुरू कर दिया। नासा ने भी इसे अपने 60 मोस्ट हिस्टोरिक स्पेस इवेंट्स में शामिल किया, जिसमें सन 1969 में इंसानों का चांद पर पहला कदम रखना भी शामिल है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी डिस्कवरी कितनी इंपॉर्टेंट मानी गई। बाद में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ओumuamua को क्लासिफाई किया एज एन इंटरस्टेलर एस्ट्रॉइड, यानी बाहरी स्टार सिस्टम से आया हुआ छोटा ग्रह। तो आइए अब जानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के बारे में हम अब तक क्या क्या जान पाए हैं। पहली बात, ओumuamua हमारे सोलर सिस्टम में बहुत ही तेजी से एंटर हुआ था, और जिस तरह से इसकी ट्रैजेक्टरी रही, स्पेशली जब ये सूरज के पास से गुजरा, उसे साइंटिस्ट्स ने ये कंफर्म किया कि ये हमारे सिस्टम से नहीं आया बल्कि बाहर से आया हुआ है। दूसरी बात, इसकी पाथ हाइपरबॉलिक थी, यानी ऐसा कर्व जिसे ग्रेविटी पकड़ नहीं सकती। यहां तक कि सूरज भी इसे अपने पास नहीं रोक सका, और अब ये सोलर सिस्टम को पार कर चुका है। तीसरी बात, इसकी शेप और बिहेवियर बहुत अनयूजुअल थे। दूर से देखने में ये किसी कॉमेट जैसा लगा, लेकिन ये एक टिपिकल कॉमेट नहीं था। इसकी शेप लंबी थी जैसे कोई सिगार, और इसका डेंसिटी भी काफी ज्यादा था। साइंटिस्ट का मानना है कि ये रॉक या मेटल से बना हो सकता है, और क्योंकि ये लंबे समय तक स्पेस रेडिएशन के कांटेक्ट में रहा होगा, इसका सरफेस थोड़ा रेडिश भी दिखा। चौथी बात, इसकी ब्राइटनेस बहुत तेजी से चेंज हो रही थी, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से लगभग 10 गुना ज्यादा थी, और इसका साइज करीब 400 मीटर जितना था। इतना एक्सट्रीम प्रोपोर्शन किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट में पहली बार देखने को मिला। पांचवी बात, ये ऑब्जेक्ट छोटा था लेकिन हाईली रिफ्लेक्टिव भी था। इसका सरफेस अनयूजुअली साफ था, उस तरह डस्टी नहीं जैसा कि कॉमेट्स होते हैं। इसके रिफ्लेक्टिवनेस से पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट एक तरह से स्पिन कर रहा था और हर 7.3 घंटे में अपनी पोजीशन बदल रहा था। साथ ही इसमें कुछ जेट्स भी थे, यानी ऐसे पॉइंट्स जहां से गैस निकल रही थी, जिससे ये हल्के से एक्सेलरेट हो रहा था। पहले इसे एक कॉमेट समझा गया था, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट सूरज के पास से करीब 88 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से निकला और उसमें टिपिकल कॉमेट जैसे टेल या डस्ट नहीं दिखा, तब इसे एस्टेरॉयड की कैटेगरी में डाल दिया गया। इतनी सारी जानकारी होने के बावजूद सच तो यह है कि हमने ओumuamua को अपनी आंखों से नहीं देखा। हम जो कुछ भी जानते हैं वो टेलीस्कोप से मिली कुछ फेंट लाइट और लिमिटेड डेटा पर बेस्ड है। तो इसका असली रंग, टेक्सचर या कंपोजिशन सब कुछ असम्पशंस और मॉडल्स पर डिपेंड करता है, और इसकी ओरिजिन कहां की है ये तो अब तक मिस्ट्री ही बना हुआ है। कुछ साइंटिस्ट्स का अंदाजा है कि ये ऑब्जेक्ट किसी यंग स्टार सिस्टम से आया हो सकता है, और हो सकता है कि ये अरबों सालों से हमारे गैलेक्सी में यूं ही घूम रहा हो। जनवरी 2018 से लेकर अब तक, यहां तक कि स्पेस टेलीस्कोप्स भी इसे नहीं देख पा रहे हैं। मई 2018 में ये जुपिटर के ऑर्बिट से निकल गया था, और फिर 2019 में ये सैटर्न की ऑर्बिट को भी पार कर गया और फिर दूर होता चला गया। लेकिन एक बात पक्की है, इसकी डायरेक्शन पेगासस कॉन्स्टेलेशन की तरफ थी। हालांकि ओumuamua अब काफी दूर निकल चुका है, लेकिन लोगों की क्यूरियोसिटी अभी भी कम नहीं हुई है। खास तौर पर जो लोग मिस्टीरियस चीजों में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए तो ये इंस्पिरेशन का सोर्स बन चुका है। वैसे मेन थ्योरी यही है कि ये कोई रॉक या फिर एक हल्का सा आइस ब्लॉक हो सकता है, मतलब ऐसा कोई टुकड़ा जो प्लूटो जैसे ऑब्जेक्ट से मिलते जुलते किसी सिस्टम से आया हो। लेकिन जब इसे डिटेल में एनालाइज किया गया तो साइंटिस्ट्स को इस थ्योरी में कई कमजोरियां नजर आईं। हार्वर्ड के प्रोफेसर एवी लोब और उनके साथी सिराज ने इस आइस थ्योरी को स्ट्रांगली चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि हमारी गैलेक्सी में इतने प्लूटो जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं ही नहीं जो इतने अनयूजुअल आइस ब्लॉक्स बना सकें, और इसलिए उन्होंने एक अलग थ्योरी दी जिसे कहते हैं सोलर सेल हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के मुताबिक ओumuamua एक एलियन प्रोब हो सकता है, यानी एक तरह का जासूस या डिवाइस जो किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन ने भेजा हो। वैसे ओumuamua का मतलब पहली बार आने वाला विजिटर होता है, लेकिन इसका दूसरा मतलब भी है स्काउट, यानी जासूस। लोब का कहना है कि ओumuamua का बिहेवियर सोलर सेल से मिलता है, यानी ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो सिर्फ सनलाइट के प्रेशर से मूव करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ओumuamua का ऑर्बिट ऐसा था
कि वो अर्थ को पास करके जा रहा था। मतलब हमारे सोलर सिस्टम के इकलौते हैबिटेबल प्लैनेट को बहुत करीब से देख पा रहा था। लोग ने इस पर एक किताब भी लिखी है। जब उन्होंने ये किताब लिखी थी तब तक कोई एक कंप्लीट थ्योरी नहीं थी जो ओमुआमुआ के ब्राइटनेस, एक्सेलरेशन और गैस इमिशंस तीनों को एक साथ एक्सप्लेन कर सके। लेकिन फिर मार्च 2021 में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के 2 रिसर्चर्स ने 2 पेपर्स पब्लिश किए। उन्होंने नाइट्रोजन आइस थ्योरी को सपोर्ट किया और बताया कि कैसे कोलिजन्स की वजह से ऐसे लाइट आइस ब्लॉक्स बन सकते हैं। उनके हिसाब से दूसरे स्टार सिस्टम्स में प्लूटो जैसे कई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और जब ये टकराते हैं तो करीब 100 लाख करोड़ ऐसे फ्रैगमेंट्स बन सकते हैं, जिनमें से आधे पानी के और आधे नाइट्रोजन के हो सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन अभी तक का सबसे कन्विंसिंग मॉडल माना गया था, लेकिन जल्द ही लोब और उनकी टीम ने नाइट्रोजन आइस थ्योरी में भी कैलकुलेशन एरर्स पकड़ लिए। उन्होंने बताया कि जितना नाइट्रोजन चाहिए उतने प्लूटो टाइप प्लैनेट्स तो हमारी पूरी गैलेक्सी में भी नहीं है, और अगर कॉस्मिक रेडिएशन की इरोजन भी जोड़ दी जाए तो गैलेक्सी के स्टार मास से 1000 गुना ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए होता, जो कि साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये थ्योरी भी धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। ओमुआमुआ को लेकर और भी कई थ्योरीज सामने आईं और जितनी रिसर्च होती गई ये ऑब्जेक्ट उतना ही मिस्टीरियस बनता गया। ऊपर से मीडिया ने भी इसे सेंसेशनल बना दिया। कई बार तो ऐसा लगा जैसे ये किसी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री वाले शो का हिस्सा हो। असल में जब साइंस कोई बात क्लियर नहीं कर पाती तो इमेजिनेशन और सूडो साइंस उस खाली जगह को भर देती है। लेकिन इस बार मामला अलग है। ओमुआमुआ एक सच्चा अनएक्सप्लेन्ड ऑब्जेक्ट है और जब तक हम इसे दोबारा इनकाउंटर नहीं करते कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं मानी जा सकती। इसीलिए जब ये ऑब्जेक्ट डिस्कवर हुआ था उससे महज 2 हफ्तों में इंटरस्टेलर इनिशिएटिव नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट लायरा नाम का प्लान शुरू किया। ये प्लान था एक स्पेसक्राफ्ट भेजने का जो ओमुआमुआ का पीछा कर सके। ये स्पेसक्राफ्ट 2028 में लॉन्च होना है और कैलकुलेशंस के मुताबिक 26 साल बाद यानी 2054 तक ये ओमुआमुआ को कैच कर सकता है। अब सवाल ये है, क्या तब तक ओमुआमुआ को ट्रैक करना पॉसिबल होगा? इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इसकी ट्रैजेक्टरी का डेटा है। मतलब हम जान सकते हैं कि वो फ्यूचर में कहां होगा। असली चैलेंज है उसकी स्पीड जो बहुत तेज है। अभी की टेक्नोलॉजी से ये आसान नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। हमारे पास सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है सूरज। ग्रेविटी असिस्ट या ग्रेविटी स्लिंगशॉट टेक्निक की मदद से स्पेसक्राफ्ट को तेज किया जा सकता है। जितना ज्यादा सूरज के पास जाएंगे उतना ज्यादा स्पीड मिल सकता है। इस मेथड में पहला स्टेप होता है स्पेसक्राफ्ट को एक डिस्टेंट पॉइंट तक भेजना, फिर वहां से वापस लाकर उसे सूरज के ऑर्बिट में डालना और फिर जितना हो सके तेजी से उसे सूरज के पास से पास कराना। लेकिन ये तीसरा स्टेप ट्रिकी होता है क्योंकि इतनी हीट में स्पेसक्राफ्ट को बचाने के लिए पार्कर सोलर प्रोब जैसे हीट शील्ड की जरूरत होती है जो 2.44 मीटर का होता है और 72 किलो से भी भारी। पार्कर प्रोब जब सबसे ज्यादा सूरज के पास पहुंचा था तब भी सूरज से करीब 1,87,00,000 किलोमीटर दूर था। यानी सूरज के करीब जाने और जिंदा रहने के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल है और ये चैलेंज बहुत जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला। इसलिए साइंटिस्ट्स ने ऑल्टरनेट प्लान भी सोचा है। जुपिटर की ग्रेविटी को यूज करके स्पेसक्राफ्ट को तेज किया जा सकता है। बस वीनस और अर्थ की ग्रेविटी से उसे जुपिटर की तरफ स्लिंगशॉट करना होगा। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, हर बार जब हम ग्रेविटी असिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो वीनस जरूर काम आता है। इसे तो स्पेस का हार्ड वर्कर कह सकते हैं। जुपिटर की ग्रेविटी थोड़ी कम है लेकिन इसके लिए हीट शील्ड की जरूरत नहीं होती, जिससे स्पेसक्राफ्ट हल्का रहता है और स्पीड भी ज्यादा मिलती है। साथ ही ग्रेविटी स्लिंगशॉट टेक्निक आज के टाइम में काफी वेल टेस्टेड है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सब रेडी है। स्कॉर्पियो नाम के एक मिशन के मुताबिक अगर सब सही रहा तो हम 2054 में ओमुआमुआ तक पहुंच सकते हैं। अब चाहे ये ऑब्जेक्ट अकेला हो या और भी हो जिन्हें हमने अभी तक देखा ही नहीं, जो एक चीज पक्की है वो ये कि ओमुआमुआ हमारे पास आया हुआ एक रेयर मौका है। अगर अब इसे खो दिया तो दोबारा ऐसा मौका कब मिलेगा कोई नहीं जानता। और अगर इस ऑब्जेक्ट की क्लोजअप स्टडी हो पाए तो उसके साइंस में होने वाले फायदे का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और बाकी स्पेस मिशंस के मुकाबले इसकी कॉस्ट भी कम होगी। सोचिए, जिंदगी में पहली बार किसी दूसरे स्टार सिस्टम से आए ऑब्जेक्ट को इतने करीब से देखने का मौका मिला, कैसे ना एक्साइट हो। ये छोटा सा चमकदार गैस छोड़ता हुआ घूमता हुआ ऑब्जेक्ट जो सूरज की एनर्जी यूज करके स्पीड बढ़ा रहा है, कहीं ये सच में एलियन स्पेसशिप हुआ तो? और अगर हम इसके पास गए तो क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिल सकता है? प्रोजेक्ट लायरा के लॉन्च के बाद अगले 20-25 सालों तक साइंटिस्ट्स के मन में एक सवाल जरूर रहेगा, अगर ओमुआमुआ सच में एक मैन्युफैक्चर्ड ऑब्जेक्ट निकला तो क्या हम उसे वापस अर्थ लाने की कोशिश करेंगे?
अगर हाँ, तो हमें एडवांस में वो टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे हम इसे सेफली रिकवर कर सके, जैसे बेहतर लाइट सेल सिस्टम्स जिन्हें मास में बनाया जा सके। एक बड़ा सेल रिस्क भरा होगा, इसलिए शायद हमें सैकड़ों छोटे स्पेसक्राफ्ट एक साथ भेजने पड़े और हो सकता है कि ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बने। अब नजरें टिकी हैं साल 2054 पर, देखते हैं आगे क्या होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा लो ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।